2025 गजब ही साल रहा है। चांदी और सोने में जो तेजी दिखाई है वो तो दिखाई है, कॉपर भी पीछे नहीं रहा है। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, 2025 में कॉपर ने तकरीबन रैली दिखाई है 50% की। हालांकि 50% काफी कम है एज कंपेयर टू सिल्वर जो बड़ी है तकरीबन 167% से, और वहीं गोल्ड बड़ा है 74% से। लेकिन कॉपर भी 50% से 2025 में बढ़ा है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कॉपर में तेजी क्यों आई है, क्या ये तेजी बरकरार रह सकती है, कॉपर में इन्वेस्टमेंट के तरीके क्या हैं, कॉपर इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या रिस्क्स हो सकती हैं। इन सारी बातों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने डेटा के साथ प्रेजेंट करने जा रहा हूं। कुछ ही मिनटों में आपको कॉपर के बारे में ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जो शायद आपको YouTube में कहीं ना मिले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड ए कंटेंट क्रिएटर एंड एन इन्वेस्टर। अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करता हूं और आपके साथ इस चैनल पे सिंपल लैंग्वेज में शेयर करने की कोशिश करता हूं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले कॉपर में शॉर्ट टर्म में तेजी क्यों आई है, उसका रीजन क्या है, फिर हम कॉपर का लॉन्ग टर्म आउटलुक देखेंगे और फिर इसके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड रिस्क को देखेंगे। सो जो कॉपर में 50% की तेजी हमने 2025 में देखी है, उसमें अगर आपको मैं फर्दर डेटा दिखाता हूं तो आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, ये है कॉपर्स का फ्यूचर्स का डेटा MCX प्लेटफॉर्म पे, और आपको पता लगेगा कि 2025 में जनवरी से लेके ऑलमोस्ट अगस्त तक प्राइस में कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ, फ्लैट लाइन ही रही है मोर और लेस। लेकिन आप देखिए अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाते जाते कॉपर में काफी तेजी आई है। मतलब बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर 45% की तेजी। सो मेजॉरिटी ऑफ जो 50% का जो हमें बुल रन देखने को मिला है कॉपर में, ये अगस्त के बाद में ही देखने को मिला है। तो अगस्त के बाद में ऐसा क्या हो गया कि कॉपर में इतनी जबरदस्त तेजी आई है? तो इसका एक रीजन है AI एंड डेटा सेंटर की डिमांड। AI एंड डेटा सेंटर की डिमांड कैसे कॉपर की डिमांड को बढ़ा रही है, मैं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर समझाता हूं। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं एनवीडिया की AI रैक। AI रैक होती है जो डेटा सेंटर में यूज होती है, जिससे कि आप AI टूल्स जैसे कि ChatGPT वगैरह यूज कर पाते हो। तो इन AI रैक्स में ह्यूज पावर सप्लाई की जरूरत होती है, और उस पावर सप्लाई के लिए नॉर्मल कॉपर वायर जो होते हैं वो काम में नहीं आते, वो मेल्ट हो जाते हैं। अगर आप मेरे स्क्रीन पे कमेंट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1400 एम्पियर की उसमें करंट लगती है। तो उसमें कॉपर का यूज तो होता है, लेकिन कॉपर वायर्स का यूज नहीं होता है। उसमें कॉपर की सिल्ली, जिसको हम बस बार कहते हैं टेक्निकल टर्म में, उस बस बार का यूज होता है। और ये जो बस बार होती है ये AI रैक को पावर सप्लाई देती है। तो एक ऐसा एस्टिमेट है कि एक AI रैक में तकरीबन 115 किलोग्राम ऑफ कॉपर का यूज होता है, और टोटल डिमांड अगर इसकी कैलकुलेट करें तो निकल के आती है तकरीबन 74,000 टन ऑफ कॉपर। ये केवल AI रैक को पावर सप्लाई देने के लिए ही 74,000 टन का कॉपर यूज हो सकता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 है कि जितनी भी AI रैक्स होती हैं इनमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, तो इनको कूल रखना जरूरी होता है। तो हम कूलेंट्स का यूज करते हैं, और इन कूलेंट्स को इन AI रैक्स में डिलीवर करा जाता है पाइपिंग के थ्रू, और उन पाइप्स में कॉपर का यूज होता है, और उसकी डिमांड निकल के आती है मोटा मोटा 2.84 मिलियन टन। मतलब बहुत ज्यादा कॉपर का यूज होता है इन पाइप्स में जो इन AI रैक्स को कूल करता है। अब आती है तीसरी बात, इन AI रैक्स को पावर सप्लाई देने के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स की जरूरत होती है, जहां पर ट्रांसफॉर्मर्स लगाए जाते हैं अलग से। उन ट्रांसफॉर्मर्स में भी कॉपर का हैवी यूज होता है। इन ट्रांसफॉर्मर्स में कॉपर की डिमांड निकल के आती है तकरीबन 3,16,000 टन। अगर मैं आपको इसकी टोटल डिमांड दिखाता हूं तो टोटल डिमांड निकल के आती है 3.1 मिलियन टन। मतलब अगस्त से अगर हम देखें तो इतनी सारी डिमांड आ गई है अचानक से मार्केट में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डेटा सेंटर्स खुल रहे हैं, बहुत सारे AI के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसके चलते अचानक से डिमांड बढ़ी है। सप्लाई कांस्टेंट रहती है, उसकी भी मैं बात करूंगा 1 मिनट के अंदर अंदर। तो होता यह कि जब डिमांड इतनी तेजी से बढ़ती है, प्राइस नेचुरली उसकी बढ़ने लगती है। तो शॉर्ट टर्म में प्राइस बढ़ने का रीजन आपको समझ में आना चाहिए, वो है AI एंड डेटा सेंटर्स। अब इसमें यहीं पे ही रिस्क भी छुपी हुई है। अगर मान लो कल को AI और डेटा सेंटर में कोई स्लो डाउन हो जाता है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे करेक्शन हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा करेक्शन होगा, मैं आपको रिस्क बता रहा हूं कि यहाँ पे ये रिस्क समझना जरूरी है कि डिमांड कहां से आ रही है, और अगर वहां से डिमांड आना बंद हो गई तो ऑफकोर्स प्राइसेस ड्रॉप हो सकती हैं। ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म कॉपर का व्यू दिखाता हूं जो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कॉपर की लॉन्ग टर्म कहानी सुनाने वाला हूं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पिछले 10 साल में कॉपर ने कैसा परफॉर्म किया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रिटर्न्स किस तरह के आए हैं, कॉपर की रेट्स क्या रही हैं MCX पे। 2025 बेस्ट साल रहा है कॉपर के लिए। पिछले 10 साल की अगर हम हिस्ट्री देखें, इसमें 50% की रैली आई है। अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो 2024 में 9%, 1%,
-4%, तो बेकार साल भी गए हैं इसके। लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2025 में जो इसकी रेट्स बढ़ी हैं 50% के आसपास, वो सबसे ज़्यादा तेजी देखी गई है पिछले 10 साल का अगर हम डेटा देखें। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि किसी ने 2015 में कॉपर में इन्वेस्ट किया हुआ होता तो उसकी किस तरह की परफॉर्मेंस होती, तो ऑन एन एवरेज 10.6% का एनुअल रिटर्न निकल के आता है कैगर बेसिस पे। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर किसी ने जनवरी 1 2015 में कॉपर पे इन्वेस्ट किया होता तो जनवरी 1 2026 में कॉपर की क्या रेट है एमसीएक्स पे, उसके हिसाब से ये रिटर्न्स की यहां पर कैलकुलेशंस हुई हैं। 10.6% के एनुअल रिटर्न्स आए हैं। लेकिन 2025 की जो तेजी है 50%, ये काफी फिनोमिनल है। ये हमने 10 साल में नहीं देखी है। अब आप कहोगे राहुल ये तो पास्ट की बात हुई, अब हमें फ्यूचर का थोड़ा बताओ कि डिमांड किस तरह की है, सप्लाई किस तरह की है, क्योंकि हमको मालूम है ये चीज कॉपर की प्राइस तय करेगी उसकी डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल सही है। तो हम समझते हैं सबसे पहले डिमांड का क्या आउटलुक है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉपर की ग्लोबल डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड क्या डिमांड का आउटलुक है वो दिखाता हूं। 2025 में कॉपर की डिमांड एस्टिमेट करी गई है तकरीबन 28 मिलियन मेट्रिक टन। ओके, और ये डिमांड बढ़ने वाली है 2040 तक तकरीबन 42 मिलियन मेट्रिक टन। मतलब कि ओवरऑल 50% का इजाफा होने वाला है। 28 मिलियन मेट्रिक टन से 42 मिलियन मेट्रिक टन, 14 मिलियन मेट्रिक टन की डिमांड ऐड होने वाली है 2025 से 2040 के बीच में। ये हमें आउटलुक मिला है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा कि राहुल ये जो 14 मिलियन मेट्रिक टन की एक्स्ट्रा डिमांड है ये कहां से आ रही? तो इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला है कोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कंस्ट्रक्शन में कॉपर यूज होता है, कूलिंग में कॉपर यूज होता है, अप्लायंसेज में कॉपर यूज होता है, वहां से आएगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिमांड जो आएगी वो आएगी एनर्जी ट्रांजिशन एंड एडिशन से। जितने भी ये ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं, सब ग्रिड्स बनते हैं, ग्रिड्स बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कॉपर की यूज होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा डिमांड एस्टिमेशन है 50% तक का इजाफा होने वाला है। 10% एआई एंड डेटा सेंटर। एआई डेटा सेंटर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर एआई डेटा सेंटर थीम परफॉर्म करती है आगे आने वाले 5-10 साल में, तो कॉपर की प्राइस बढ़ सकती है। और चौथा आता है डिफेंस। डिफेंस से भी 4% के आसपास कॉपर की डिमांड आने वाली है। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए 50% डिमांड का इजाफा होगा 2040 तक। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि राहुल ये जो डिमांड है कौन सी कंट्री से आ रही है, कौन से रीजन से आ रही है? ये समझना इसलिए जरूरी होता है कि कल को उस कंट्री में अगर कहीं प्रॉब्लम हो गई और डिमांड रुक गई तो प्राइसेस क्रैश हो सकती हैं। तो मैं आपको डेटा दिखाता हूं। चाइना, इस 14 मिलियन मेट्रिक टन में सबसे ज्यादा डिमांड जो आ रही है वो आ रही है चाइना से, 4.8 मिलियन मेट्रिक टन। उसके बाद एशिया पैसिफिक एक्सक्लूडिंग चाइना 3.5, यूरोप उसके बाद नेक्स्ट है, मिडिल ईस्ट काफी कम है, और यूएस भी है 1.4 के आसपास, एंड फिर अदर सोर्सेज। लेकिन मोटा मोटा आप मान के चलो चाइना काफी ज्यादा डिमांड करता है कॉपर ओर्स की। इनफैक्ट मैं अगर आपको चाइना का स्पेसिफिक डेटा दिखाऊं तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। चाइना का स्पेसिफिक डेटा निकल के आता है कि 2015 में ये लोग कॉपर ओर, जो कॉपर खदानों से निकलता है, रॉ फॉर्म में निकलता है, 43 मिलियन मैट्रिक टन वहां से ये लेते थे। 2024 तक ये डिमांड 66 मिलियन मैट्रिक टन हो गई। सबसे ज्यादा खपत चाइना में हो रही है कॉपर के ओर की। और चाइना इस कॉपर के ओर का क्या करता है, इसकी स्मेल्टिंग करता है, फाइनल प्रोडक्ट्स बनाता है और फिर वापस इनको कंज्यूम भी करता है और बाहर बेचता भी है। ये सारी स्टडी मैंने नहीं की है। इस स्टडी का पूरा क्रेडिट जाता है S&P ग्लोबल को। वहां से मैंने ये सारा डेटा आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं मैं इजी लैंग्वेज में। तो मोटा मोटा अगर मैं डिमांड को समराइज करूं तो सिंपल है। 50% कॉपर की डिमांड बढ़ने वाली है 2040 तक। उसमें कोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिफिकेशन का मेन सोर्स है, एआई डेटा सेंटर भी उसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी डिमांड चाइना से सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा रिस्क है चाइना से। अगर चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन होती है या कोई और भी रीजंस आते हैं तो कॉपर की प्राइस काफी इंपैक्ट हो सकती है। अब मैं आपको कॉपर की सप्लाई साइड को समझाने वाला हूं। तो आप मेरे स्क्रीन पे डेटा देखिए। 2025 में कॉपर की सप्लाई निकल के आती है तकरीबन 27 मिलियन मेट्रिक टन। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम फ्यूचर में जाते जाएंगे, ऐसा एस्टिमेट है कि बाय 2040 10 मिलियन मैट्रिक टन का गैप होने वाला है डिमांड में एंड सप्लाई में। जो सप्लाई जो माइन से आती है वो इनफैक्ट कम होने वाली है। आपको ये डेटा दिख रहा होगा, जो आपको यहां पर ब्लू एंड रेड ग्राफ दिख रहा है, ये डिक्लाइन ग्राफ है। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई कम होने वाली है। अब क्वेश्चन आता है सप्लाई क्यों कम होने वाली है? सप्लाई इसलिए कम होने वाली है, अगर आप ये डेटा को देखिए, सबसे ज्यादा कॉपर कौन प्रोड्यूस करता है? चिली कंट्री जो है वो प्रोड्यूस करती है। आप यहां पर देख सकते हैं ऑरेंज जो बार है, सबसे ज्यादा वहां से प्रोडक्शन होता है। और भी जितनी भी कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज हैं, पेरू है फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि जो कॉपर की माइंस हैं
उन माइंस में कॉपर का ग्रेड जो है वो कम होता जा रहा है। मतलब कि क्वालिटी ऑफ कॉपर जो माइन से एक्सट्रैक्ट होना था उसकी क्वालिटी कम होती जा रही है, क्योंकि ये माइंस बहुत पुरानी हो चुकी हैं। इसकी वजह से इन माइंस का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होने वाला है और यहाँ पर एक डिमांड सप्लाई गैप की सिचुएशन क्रिएट होगी और इसका एस्टिमेट निकल के आता है 10 मिलियन मेट्रिक टन का गैप होने वाला है डिमांड और सप्लाई में। अब आप मेरे को कहोगे राहुल भाई ये तो बहुत ईजी बात है, अगर ऐसा एस्टिमेट्स है तो नई माइंस निकलनी चाहिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां पर एक एस्टिमेट निकल के आता है कि एवरेज कॉपर माइन को 17 साल लग जाते हैं। जब से डिस्कवर करते हैं तब से प्रोडक्शन करते हैं, तो बहुत ही लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है कॉपर माइंस का, या फिर किसी भी माइंस का आप समझोगे। ओवरऑल पॉइंट बहुत सिंपल है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कॉपर को देखेंगे तो डिमांड और सप्लाई में गैप बढ़ने वाला है, माइंस इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप मेरे से पूछेंगे तो लॉन्ग टर्म व्यू कॉपर का बुलिश ही है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, कल प्राइस करेक्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कोई अचानक से जियो पॉलिटिकल रिस्क आ गई, या चाइना में कोई प्रॉब्लम हो गई, या एआई डेटा सेंटर थीम में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में प्राइस प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। मैं दावा नहीं करता कि मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कोई अगर ये प्रेडिक्शन बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में इतना जाएगा उतना जाएगा, ये उनका केवल अंदाजा है, गैस मात्र है। लॉन्ग टर्म व्यू आप लेके चलिए तो आपको पता लगेगा कि यस, लॉन्ग टर्म में डिमांड सप्लाई में डेफिसिट दिख रहा है क्लियरली, तो कॉपर के प्राइसेस बढ़ने के चांसेस यहां पर लॉन्ग टर्म में होते हैं। तो ये तो हुआ कॉपर का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू। अब क्वेश्चन आता है कि राहुल अगर हमें कॉपर में इन्वेस्ट करना है तो हमारे क्या ऑप्शंस हैं। मैं आपके साथ 3-4 ऑप्शंस डिस्कस करूंगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप कॉपर में इन्वेस्ट करो या मत करो, ये प्योरली आपका डिसीजन है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईटीएफ्स की। तो अभी भारत में कोई भी कॉपर का ईटीएफ नहीं है, लिस्टेड ईटीएफ नहीं है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि भारत में लिस्टेड कॉपर के ईटीएफ्स हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026, देन वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, प्लीज आप उस पर ट्रस्ट मत करना। तो अब आता है दूसरा ऑप्शन। अगर ईटीएफ नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कॉपर के फ्यूचर्स में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पे। मैं पर्सनली फ्यूचर्स ऑप्शंस में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो ये आपकी चॉइस है। ये हुआ दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आता है कि लोग बोलते हैं कि आप कॉपर के कंपनीज जो हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल वेदांता हो गया, हिंडाल्को हो गया, जो कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं कॉपर, उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करो। मैं कहता हूं कि ऐसा मत करो। ऐसा क्यों मत करो? क्योंकि होता क्या है कि आप कॉपर की प्राइस पे बेट कर रहे हो, आप किसी कंपनी पे बेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी का डेट कैसा है, उस कंपनी में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है। हाँ, मानता हूं कि कॉपर की अगर प्राइस बढ़ेगी तो उन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी आइडियली बढ़नी चाहिए, लेकिन कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त केवल प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं देखी जाती है, उनका वैल्यूएशंस देखा जाता है, उनके मैनेजमेंट की क्वालिटी देखी जाती है। तो मेरे हिसाब से ब्लाइंडली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना बिकॉज वो कॉपर प्रोड्यूस कर रहा है एक बेवकूफ़ी है। हाँ, आप अपनी पूरी रिसर्च करके अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बात अलग है। अब आ जाता हूं मैं चौथा ऑप्शन, जो कि है ग्लोबल ईटीएफ्स। अगर आप ग्लोबल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना जानते हैं तो आपके पास 3-4 ईटीएफ्स के ऑप्शन आते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसमें भी 2 तरह की ईटीएफ्स आते हैं। पहले ईटीएफ्स वो आते हैं जो माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो हो सकता है 20 से 30 माइनिंग कंपनीज होंगी जो कॉपर की माइनिंग करती हैं, उन कंपनीज में जाके ये इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूं। तो इसके लिए मैं लॉगिन कर रहा हूं अपने वेस्टेड प्लेटफॉर्म पे। वेस्टेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और अगर आप भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और वेस्टेड के साथ जाना चाहते हैं तो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में। अगेन, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी प्लेटफॉर्म के साथ जाओ, मैं पर्सनली इसको यूज करता हूं, इसीलिए मैंने आपको लिंक दिया है, आप उस लिंक का यूज कर सकते हैं। पहला ईटीएफ आता है आई शेयर्स का कॉपर एंड मेटल्स माइनिंग ईटीएफ। इसका सिंबल है ICOP, ICOP। इफ यू टाइप हियर ICOP आपको ये इजीली मिल जाएगा। आई शेयर्स का है, ब्लैक रॉक का है। ठीक है, पिछले 1 साल में अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है तकरीबन 81%। ओके, अब ये किस इंडेक्स को फॉलो करता है? क्योंकि हर ईटीएफ का एक बेंचमार्क होता है। तो जब भी आप किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले समझिए कि उसका बेंचमार्क क्या है, जिससे आपको पता लगेगा कि वो किस तरह के रिटर्न्स देने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर ईटीएफ का बेंचमार्क अगर आप देखेंगे तो ये निकल के आता है स्टॉक्स ग्लोबल कॉपर एंड मेटल माइनिंग इंडेक्स। इस इंडेक्स को गूगल करो, इस इंडेक्स के बारे में समझो। बट मोटा मोटा अगर मैं दिखाऊं तो इस इंडेक्स ने पिछले 52 वीक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 1 साल का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन 87% ये अब गया है। ये इंडेक्स का जानना इसलिए जरूरी होता है कि अब आप देख सकते हो कि ईटीएफ ने कितना परफॉर्म किया है वर्सेस द इंडेक्स। तो ईटीएफ ने कितना परफॉर्म किया लास्ट 1 ईयर में? 81%। यहां पर इंडेक्स ने कितना दिया? 87%। तो मतलब थोड़ा सा इंडेक्स से कम इसने परफॉर्मेंस दिया है।
अब अगर इस ETF की थोड़ी और डिटेल में मैं बात करूं तो इसमें अगर हम नीचे आए तो आपको पता लगेगा एक्सपेंस रेशियो कितना है इसका 0.47%। इसका वॉल्यूम कैसा है, लिक्विडिटी कैसी है 182,000, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। टोटल एसेट्स कितनी है इसमें 195 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। अब इसमें अगर ब्रेक डाउन देखें हम तो किस तरह की कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये बहुत सारी कंपनीज आपके सामने दिख रही होंगी, ये सारी कॉपर गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं जिनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से आप इस ETF के बारे में जाके और भी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। दूसरा ETF जो माइनिंग ETF रिलेटेड है जो आप स्टडी कर सकते हैं वो आता है स्प्रॉट जूनियर कॉपर माइनर ETF। इसका टिकर कोड है COPJ। ओके, इसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, लास्ट 1 ईयर में इसकी परफॉर्मेंस रही है तकरीबन 127% का रैली। अब इसको अगर आप कंपेयर करें इसके इंडेक्स से तो इसका इंडेक्स कौन सा है, इसका इंडेक्स है नैस्डैक का स्प्रॉट जूनियर कॉपर माइनर्स इंडेक्स, और इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस लास्ट 1 साल में बहुत बढ़िया रही है, 143% के आसपास ये ऊपर गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसने अंडर परफॉर्म किया है अपने इंडेक्स को, लेकिन ठीक है अगर हम रिटर्न्स देखें तो इसने ठीक ठाक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट इसकी टोटल एसेट्स कितनी है 77 मिलियन डॉलर्स, एक्सपेंस रेशियो 0.75%, इसके वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं 188,000, और आप इसका ब्रेकडाउन यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह की कंपनीज में यहाँ इन्वेस्ट किया है। इन कंपनीज के बारे में भी थोड़ा आप गूगल कर सकते हैं जिससे आपको पता लगे कि कौन सी कंट्री में है ये कंट्रीज, कितना इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है इनमें, थोड़ा आपको पता लगेगा। अगेन अगर मैं सारा कुछ समझाने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पर स्क्रैच सरफेस को कर रहा हूं मैं, जिससे कि आपको पूरी डिटेल्स आप खुद से थोड़ा देख सकें। तीसरा इंडेक्स माइनिंग के केस में आता है निकलकर, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ETF, COPX इसका टिकर है, ठीक है। इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले 1 साल में तकरीबन 96% ऊपर गया है ये, और इसका इंडेक्स जो है वो है सेलेक्टिव ग्लोबल कॉपर माइनर्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसके अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल पहले ये तकरीबन था 151 पे, और अब ये बढ़ के हो गया है 309 के आसपास, 100% के आसपास यहाँ पर बढ़त देखने को इस इंडेक्स में भी मिली है। तो ये 3 ETFs हुए जो माइनर ETFs हैं, मतलब माइनिंग कंपनीज जो कि कॉपर को निकालती हैं, उन कंपनीज में जाके ये मेनली इन्वेस्ट करती हैं। इनकी ज्योग्राफी अलग हो सकती है, कहीं कोई कनाडा में है, कहीं कोई US में है, तो थोड़ा सा आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरे तरह के जो ग्लोबल ETFs आते हैं वो आते हैं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। तो अगेन इन्वेस्टेड पे ही अगर आप सर्च करेंगे CPER, दैट्स द कोड, यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स फंड LP। ये ETF क्या करता है, ये जो फ्यूचर्स में जो ट्रेडिंग होती है उसमें ये इन्वेस्ट करता है। तो जिसको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं आती है उनके लिए ये लोग वो ट्रेडिंग करके दे रहे हैं एक तरह से, और उसके लिए एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। मैं पर्सनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मुझे नहीं पसंद आता फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का खेल, बिल्कुल नहीं समझ में आता मुझे लगता है उसमें लोग पैसे लूज ही करते हैं, गेन तो बहुत ही कम लोग करते हैं। मैं हमेशा उससे दूर रहा हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं जिससे कि आपको होलिस्टिक एक पूरी 360 डिग्री आपको नॉलेज मिल जाए। तो ये ETF जो है इसमें क्या है, पिछले 1 साल में क्या हुआ है, इसमें 35% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और इसका जो बेंचमार्क है वो क्या है, कॉपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एज आई सेड अर्लियर। इसकी एसेट्स ज्यादा बड़ी है, 509 मिलियन डॉलर का है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है 0.97% है, वॉल्यूम भी इसका ज्यादा है, इसमें ज्यादा ट्रेडिंग होती है, 964,000 का इसमें वॉल्यूम है। इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है आप देख सकते हैं, लार्जेस्ट होल्डिंग्स क्या है, कॉपर्स का फ्यूचर मार्च 24, कॉपर्स फ्यूचर दिसंबर 23, इस तरह की ये फ्यूचर्स में ही ये ट्रेड करते हैं। मैं जनरली इनसे दूर रहता हूं, लेकिन आपको फिर भी मैं बता रहा हूं कि किस तरह के रिटर्न्स इसने दिए हैं पास्ट में। पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, ऐसा नहीं कि जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारा खेल यहां पर कॉपर की प्राइस पे ही टिका हुआ है। इन 4 ETFs को आप जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शन समझ में आता है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, जो मैंने नहीं यहाँ पर डिस्कस किया है, मैं उस पर पूरी रिसर्च करके आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी रिसर्च आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के बारे में समझना चाहते हैं। अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, अपने परिवार में मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में डिस्कशंस चालू करो, और किसी की मत सुनो, अपनी सुनो। हाँ, रिसर्च आप देखो लोगों की, लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी रिसर्च या कंटेंट में किस तरह का डेटा बैकअप है। जैसे मैंने पूरा यहाँ पर पूरी वीडियो में आपको डेटा के साथ समझाने की कोशिश करी है। मैंने खुद की कोई ओपिनियन यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं करी है, क्योंकि डिसीजन आपका है, डिसीजन मेरा नहीं है। आपका पैसा, आपका डिसीजन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और एक कमेंट्स में लिख दो सिंपल थैंक यू, मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।